हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। आज के जीएस क्लास में हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक तरंग को देखेंगे। तरंग, जिसे अंग्रेजी में वेव के नाम से जाना जाता है। जब तरंग की बात करेंगे तो तरंग दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, यांत्रिक तरंग, और सेकेंड, अयांत्रिक तरंग। मेरे दोस्त, आसानी से समझना है। यांत्रिक तरंग हम उसे कहेंगे जिसे गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और जब माध्यम की बात करेंगे तो माध्यम कुछ भी हो सकता है। ठोस, द्रव, गैस। माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी और गैस भी हो सकता है। यानी जिस तरंग को गुजरने के लिए किसी भी एक माध्यम का आवश्यकता हो उसे ही हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। अब लग रहा होगा आप लोग को कि यह जो है माध्यम कैसे बना। सिंपली है, एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं कि आप स्थान ए से स्थान बी तक गए तो जाने का आपका माध्यम हो सकता है या तो आप पैदल गए होंगे, या तो आप गाड़ी से गए होंगे। नहीं तो यह जो गाड़ी है यह आपका माध्यम हुआ। तो जब आप पैदल गए तो आपका जो पैर है वह माध्यम हुआ। उसी प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग को पहुंचाने में सहायता पहुंचाने वाले चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। तो यहाँ ठोस, द्रव और गैस माध्यम है। वही अयांत्रिक तरंग के बारे में बात करेंगे तो अयांत्रिक तरंग हम उसे कहेंगे जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुजरने में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता ना हो। यानी यहाँ माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। चलिए आते हैं यांत्रिक तरंग में। यांत्रिक तरंग की जब बात करेंगे तो यह भी दो प्रकार के होते हैं। अनुदैर्ध्य और दूसरा अनुप्रस्थ। फर्स्ट अनुदैर्ध्य, दूसरा अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग, जब अनुदैर्ध्य तरंग की बात करेंगे तो इसमें होता यूं है कि तरंग की जो गति होती है, बढ़ने की जो स्थिति होती है, वह आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। जब तरंग किसी भी माध्यम में आगे पीछे, यहां मैं लिख दूं आगे और पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होकर के बढ़ते रहे, किसी भी माध्यम में, तीनों में से किसी भी माध्यम में बढ़ते रहे, उसे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारा जो ध्वनि का वेग है वह आगे पीछे होते हुए जो है आपके पास पहुंच रहा है। यानी ध्वनि तरंग जो है कैसा तरंग होगा? अनुदैर्ध्य तरंग होगा। यानी इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ध्वनि तरंग। आगे की बात करेंगे तो जो आपका अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहेंगे जिसमें वेग जो है, तरंग का वेग जो है किसी भी माध्यम में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी श्रृंग और गर्त। जब तरंग श्रृंग और गर्त का निर्माण करते हुए आगे बढ़े तब उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। उठे हुए भाग को हम लोग श्रृंग के नाम से जानते हैं और जो नीचे पड़ा भाग है, गड्ढे वाले भाग को हम लोग गर्त कहते हैं। और एक श्रृंग
और एक गर्त के बीच जो दूरी है, लंबाई है, इसी चीज को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। श्रृंग और गर्त के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। और बात करेंगे तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग लेम्डा से सूचित करते हैं, यानी उल्टा वाई। तरंग दैर्ध्य को हम लोग लेम्डा से सूचित करते हैं। और अगर इसका एसआई मात्रक पूछा जाए कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, तो आप कह सकते हैं मीटर। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग की जो गुण है, इसका जो गुण है अनुप्रस्थ तरंग का, उसमें जो है वेव ऊपर नीचे होते हुए आगे की ओर गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जल की ऊपरी सतह पर उठा हुआ तरंग, जल की सतह पर उठा तरंग, आप देखे होंगे तालाब में जब आप पत्थर फेंकते हैं तो होता यूं है कि वहां से एक तरंग निकलता है गोल आकृति का, और वह ऊपर नीचे करते हुए जो है आगे की ओर बढ़ता है। यानी जल की सतह पर जो भी तरंग उठता है वह अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। यही नहीं, हमारे यहाँ जो प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग भी जो है अनुप्रस्थ तरंग है। यह भी ऊपर नीचे गति करती है। आगे की बात करेंगे तो अयांत्रिक तरंग का भी हमने तुरंत बताया कि जिसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, उसे अयांत्रिक कहते हैं। इसका मुख्य एग्जाम्पल है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग अयांत्रिक तरंग का मुख्य एग्जाम्पल है। और बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की, तो हम लोग एक स्थान से, यानी कह सकते हैं हम पृथ्वी पर से अंतरिक्ष में किसी भी सूचना को भेजने के लिए जिस तरंग की सहायता लेते हैं उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। रिमोट विद्युत चुंबकीय तरंग की सहायता से कार्य करता है। रिमोट सेंसिंग, जो भी कार्य हो रिमोट सेंसिंग के जरिए वह विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाएगा। तो यह अयांत्रिक तरंग है। इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है उसे हम लोग फोटॉन के नाम से जानते हैं। और मेरे दोस्त, आपको ये भी मैं बता दूं कि प्रकाश के जो सबसे छोटे कण हैं उसे भी फोटॉन कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति मैक्सवेल थे। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में जान सकते हैं। आगे की बात करेंगे ध्वनि तरंग की। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। और जब ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुजरे या पहुंचे तो उसमें एक निश्चित वेग होता है, या आवृत्ति भी होता है। और ध्वनि की आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज HZ में व्यक्त करते हैं। कभी भी अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में। और आवृत्ति के अनुसार ध्वनिक तरंग 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, अवसरव्य तरंग। सेकेंड, श्रव्य तरंग। और थर्ड, प्रश्रव्य तरंग। तो आवृत्ति के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं ध्वनि तरंग? 1, 2, 3 प्रकार के। क्यों और कैसे जरा जानते हैं हम लोग। अवसरव्य तरंग, अवसरव्य तरंग हम उसे कहेंगे
जिसमें ध्वनि की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम हो। क्या हो? कम हो। -20 से नहीं समझना, 20 से कम हम कह रहे हैं। जब ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसे हम अवसरत तरंग कहेंगे, जिसे मानव का कान यानी हमारा कान बिल्कुल नहीं सुन सकता है। आगे की बात करेंगे तो जब ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो, इन दोनों के बीच हो, तो इस तरंग को, इस हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हमारा कान यानी मानव का कान आसानी से सुन सकता है। इसीलिए इसे श्रव्य तरंग और अंग्रेजी में बोला जाए तो ऑडिबल साउंड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से बात करेंगे अवसरव, जिसे हमारा कान बिल्कुल नहीं सुन सकता है। और आगे की बात करेंगे प्रश्रव्य तरंग। जब प्रश्रव्य तरंग की बात करेंगे, अंग्रेजी में इसे ही इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से जाना जाता है। अब जब प्रश्रव्य तरंग की बात करेंगे तो वैसा तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। जिस तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो उसे हम लोग प्रश्रव्य तरंग कहेंगे, और इसे भी जो है मानव का कान नहीं सुन सकता। किंतु लेकिन जो प्रश्रव्य तरंग है, अल्ट्रासोनिक वेव जो है, इस तरंग को कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ ये सभी आसानी से सुन सकते हैं। हाँ, एक बात और, लगातार प्रश्न पूछा जाता है कि चमगादड़ रात्रि में उड़ते हैं किस तरंग की सहायता से, तब आपका आंसर होगा अल्ट्रासोनिक वेव, नहीं यानी प्रश्रव्य तरंग की सहायता से। ऐसा नहीं कर देना इंफ्रासोनिक, क्योंकि इंफ्रासोनिक जो है अवसरव्य तरंग का जो है अंग्रेजी होता है। इस प्रकार से इसे ऑडिबल साउंड कहते हैं, जिसे आसानी से मनुष्य सुन सकता है। आगे की बात करेंगे तो इन तीनों तरंग में सबसे जो महत्वपूर्ण तरंग है वह प्रश्रव्य तरंग है। क्यों? क्योंकि इसका जो है प्रयोग अन्य स्थानों में किया जाता है, सुनने के अलावे और भी चीजों में किया जाता है। जब पृथ्वी पर भूकंप आता हो या पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की हलचल के साथ साथ अन्य प्रकार की घटनाएं घटने वाली होती हो, तब कुत्ता, बिल्ली इन सभी पशुओं को पहले से ही अनुभव हो जाता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के आसपास के वातावरण में जो है प्रश्रव्य तरंग गुजरने लगती है, जिसे कुत्ता, बिल्ली ये आसानी से अनुभव करते हैं और भगदड़ प्रारंभ कर देते हैं। इससे वैज्ञानिक भी जो है आसानी से पता लगा सकते हैं और लगाते भी हैं कि कुछ न कुछ घटित होने वाला है। आगे की बात करेंगे प्रश्रव्य तरंग। तो प्रश्रव्य तरंग का जो प्रयोग है हमारे यहाँ, दूध में जो है स्थित कीटाणु है उसे मारने में किया जाता है। प्रश्रव्य तरंग का जो प्रयोग है महंगे वस्त्रों की सफाई में किया जाता है। अब हम लोग की तरह जो है अंबानी के जो बच्चे हैं वो तो कपड़े नहीं पहनते हैं, हम लोग कोई भी कपड़े पहन लेते हैं। आपको पता होगा कि इस बार मुकेश अंबानी ने जो है अपनी बेटी को हीरे से जड़ा वस्त्र उनके जन्मदिन पर भेंट किया था। अब सोचने वाली बात यह है
कि उस हीरे के वस्त्र को हम किसी सर्फ और साबुन से तो डिटर्जेंट से धो नहीं सकते हैं, तो उसे साफ करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? उसे साफ करने के लिए हम लोग प्रस्रवत रंग का प्रयोग करते हैं, कोई भी महंगा वस्त्र हो। इसलिए हमने लिख दिया कि महंगे वस्त्रों की सफाई के लिए प्रस्रवत रंग का प्रयोग किया जाता है। घड़ी के कलपुर्जे, घड़ी के कलपुर्जे ही नहीं बल्कि वायुयान के भी छोटे छोटे जो है कलपुर्जे को साफ करने के लिए प्रस्रवत रंग का प्रयोग किया जाता है। आपने चिमनी का नाम सुना होगा, चिमनी भट्ठा जो भी हो, जिससे लगातार जो है धुआं निकलते रहता है, उसमें कालिख लग जाता है, तो उस चीज को साफ करने के लिए जो है प्रस्रवत रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी चिमनियों को साफ करने के लिए। इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो ध्वनि की सहायता से जो है, साउंड की सहायता से जो है हमारे यहाँ वायुयान की ऊंचाई और जल में किसी वस्तु की गहराई आसानी से मापी जाती है। तो अगर यहाँ भी पूछा जाए कि उसमें कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे प्रस्रव तरंग। तो इस प्रकार से प्रस्रव तरंग से सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आगे की बात करेंगे तो ध्वनि तरंग का चाल जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। ध्वनि तरंग जो है इसका चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होता है। फिर से ध्यान देंगे कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। कारण यह है कि ठोस में जो है दो अणुओं के बीच की जो है दूरी सबसे कम होता है, यानी ठोस की जो है डेंसिटी अधिक होता है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट कि ध्वनि को गुजरने के लिए किसी भी माध्यम में आप उसको गुजार दीजिए, ठीक। ध्वनि को जब हम एक माध्यम से गुजारते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं, तो उसका तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ध्वनि जाती है तो उसका तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, उसका वेग बदल जाता है, किंतु उसकी जो है आवृत्ति ये कभी नहीं बदलती। यानी क्या ध्वनि के वेग पर आवृत्ति का प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं, ध्वनि के चाल की जब बात करेंगे, वेग की बात करेंगे, तो इस पर दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। फिर सुनेंगे, ध्वनि के वेग में दाब किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिल्कुल नहीं कर सकता। आगे की बात, नेक्स्ट, ये कह सकते हैं कि दाब तो नहीं कर सकता किंतु ताप कर सकता है। यानी ध्वनि तरंग जो है ताप के कारण इसका वेग बढ़ सकता है और कम सकता है। जब ताप अधिक हो तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, और जब ताप कम हो तो ध्वनि का वेग घट जाता है। लेकिन दूसरे अगर भाषा में बात करें, शुष्क और आर्द्र के रूप में, तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कम जाती है, जबकि नमी युक्त वायु यानी कह सकते हैं आर्द्र वायु, अगर आर्द्र वायु की बात करेंगे तो इसमें जो है ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। यह प्रश्न पूछा हुआ है कि ध्वनि की चाल
अधिक कहाँ होता है? तो नमी युक्त वायु में, शुष्क वायु में नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप हो रहा हो, बात हो रहा हो, और उस आवाज को अगर स्पष्ट सुनना हो तो न्यूनतम दूरी कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। 17 मीटर की दूरी से जो है आप किसी के भी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। आगे की बात करेंगे तो ध्वनि के अंतर्गत ही हमारे यहाँ पिच होते हैं, जिसे तारत्व कहा जाता है। और जब तारत्व की बात करेंगे तो इसी की सहायता से आवाज पतला और मोटा होता है। जिसमें तारत्व अधिक होगा उसका आवाज पतला होगा, और जिसमें तारत्व कम होगा उसका आवाज मोटा होगा। यानी पुरुष और महिला इन दोनों की तुलना की जाए तो महिलाओं का आवाज जो है पतला होता है और पुरुषों का जो आवाज है वह मोटा होता है। मतलब यहाँ स्पष्ट हो गया कि महिलाओं के अंदर जो है तारत्व अधिक होते हैं, जिस कारण महिलाओं के आवाज जो है पतले होते हैं। ये पॉइंट ध्यान पे रखेंगे। सबसे अधिक कहा जाता है कि तारत्व मच्छर का होता है, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे तारत्व के बारे में। आगे की बात करेंगे तो इसी में जो है ध्वनि के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे इको साउंड, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिध्वनि कहते हैं। इको साउंड। और जब इको साउंड की बात करेंगे, प्रतिध्वनि की बात करेंगे, तो जब हमारे द्वारा बोला गया कोई भी वाक्य हमें वापस सुनाई दे तो उसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि पर्वत या पहाड़ के ऊपर आप चढ़ करके जोर से आवाज लगाइए तो वह जो आवाज है कुछ देर बाद आपको वापस सुनाई पड़ेगा। या बंद कमरे में आप अगर बोलते हैं तो आप ही की आवाज कुछ समय पश्चात आपको दोबारा सुनाई पड़ेगा। उस प्रक्रिया को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, इको साउंड कहते हैं। और प्रतिध्वनि किसी भी व्यक्ति के कानों तक जो है 1/10 सेकेंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड तक किसी भी व्यक्ति के कानों के पास रहता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे की बात ये कि जो ध्वनि है इसकी तीव्रता को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता इसे मापने के लिए क्या करते हैं? डेसिबल। ये है ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई। इस प्रकार से आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट तो जो ध्वनि है, अगर इस ध्वनि को हम लोग चंद्रमा पर सुनना चाहें तो क्या सुन पाएंगे? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। चंद्रमा पर आखिर हम लोग ध्वनि को क्यों नहीं सुन पाएंगे? तो इसका मुख्य कारण है कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से जो है चंद्रमा पर हम लोग ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से ध्वनि के बारे में, ध्वनि में हमें पढ़ना है मैक संख्या। मैक संख्या के अंतर्गत ही कुछ नंबर दिए जाते हैं, 0, 1, 2 इस प्रकार से नंबर होते हैं। तो मैक संख्या के अंतर्गत जो है स्पीड बताई जाती है किसी भी चीज का। जैसे रॉकेट की गति मापी जाती है तो वह मैक संख्या के ऊपर, क्योंकि मैक संख्या 2 भागों में रहता है, एक हाइपरसोनिक, एक सुपरसोनिक। इस प्रकार से सुपरसोनिक जो है हाइपरसोनिक से कम स्पीड को बताता है, जबकि हाइपरसोनिक जो है सबसे अधिक स्पीड यानी गति वाली वस्तुओं के बारे में बताता है। इस प्रकार से सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक।
डॉपलर प्रभाव का पूछता है कि संबंध किससे है, तो डॉपलर प्रभाव का संबंध भी जो है ध्वनि से ही है, ध्यान पर रखेंगे। तो इस प्रकार से जो है ध्वनि के बारे में जो है कुछ पॉइंट आपके बीच आज हम रखें। अगर प्रश्न डायरेक्ट भी आपसे पूछ दिया जाए कि ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस में होता है, तो आप स्पष्ट कर देंगे इस्पात में। अगर इस्पात ऑप्शन नहीं हो तो क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, इसके पश्चात एल्युमिनियम में होता है। तो इस प्रकार से जो है ध्वनि के बारे में ये सभी बातें आपके बीच। अगर तरंग से और ध्वनि से और भी प्रश्न आपके माइंड में आ रहे हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए लाभदायक होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।